हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं हम विद पीवाईक्यूज और एजुकेशन यूजीसी नेट पेपर 2 के। ठीक है जी, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं या पहले वीडियो देखी हैं, अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे आज से दिसंबर 2020 और जून 2021 की जो साइकिल थी उसमें जो हमारा क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसमें दो क्वेश्चन पेपर आपको दिखेंगे, शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का। ठीक है, सो ये वाला एक पेपर आई थिंक शिफ्ट 1 वाला है। ठीक है, तो शिफ्ट 1 का पेपर सोल्व करने की ट्राई करेंगे हम और विद कॉन्सेप्ट्स ट्राई करेंगे। इससे पहले पीवाईक्यूज की अगर मैं बात करूं, सो जून 2020 का क्वेश्चन पेपर और 2019 के जून और दिसंबर के क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर चुके हैं। आज से हम ये वाला क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। कोशिश रहेगी कि 12, 13, 14 जब भी हमारा एग्जाम हो इस बार का, उससे पहले 2021 की वाले इस वाले यानी ये 90 क्वेश्चंस के साथ साथ 2018 के क्वेश्चन पेपर भी हम सोल्व करने की ट्राई करेंगे। एटलीस्ट एक तो इनमें से करने की कोशिश करेंगे। सो आज का पहला क्वेश्चन है, रिसर्चर कंडक्टेड अ स्टडी टू हैव इनिशियल आइडिया ऑफ स्कोप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम अंडर स्टडी एंड टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ मोर एक्सटेंसिव रिसर्च। यानी कि रिसर्चर ने क्या किया है, इनिशियल आइडिया को जानने के लिए कि ये स्कोप और ये मैग्नीट्यूड बेटर रहेगा या मुझे टॉपिक चेंज कर लेना चाहिए या क्या रहेगा। मतलब मैं अगर इस टॉपिक पे बहुत बड़ी स्टडी करना चाहूं, सो विल इट बी फिजिबल और नॉट। ठीक है, सो वो जानना चाह रहे हैं हम। उसके लिए रिसर्चर एक छोटे लेवल पे इनिशियल आइडिया के साथ छोटी स्टडी करके देखते हैं। ठीक है, सो वो छोटी स्टडी क्या रहेगी। ठीक है जी, सो इससे पहले मैंने आपको एक दो दिन पहले ही क्या करवाया था, केस स्टडीज करवाई थी, केस स्टडी रिसर्च डिजाइन। उसमें भी मैंने आपको, जब केस स्टडी के हम टाइप्स की बात कर रहे थे ना, तो उसमें हमने एक एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी की बात की थी। सो वो वर्ड जो था एक्सप्लोरेटरी, वो मैंने आपको समझाया था कि जब एक्सप्लोरेटरी आप कब यूज करते हैं, जब आपको बड़े लेवल पे करना है लेकिन आप छोटे लेवल पे एक बार ट्राई करके देखना चाह रहे हैं ताकि आपका टाइम और आपके जो है पैसे बच जाएं। ठीक है, सो वो चीज हम देखना चाह रहे हैं, तो इस तरीके का ही था वो। तो ये एक्सप्लोरेटरी स्टडी रहेगी कि आप एक्सप्लोर करके देखना चाह रहे हैं कि ये आंसर ठीक रहे, मतलब ये चीज सही रहेगी, इसको बड़े लेवल पे एक्सटेंसिव रिसर्च की जानी चाहिए, उसका लायक है भी या नहीं है, ये टॉपिक ही सही नहीं है, तो वो सब चीजें देखने के लिए हम छोटे लेवल पे ये स्टडी कंडक्ट करते हैं। An independent variable in an experimental study which is manipulated by the investigator at his or her will is technically known as। तो देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अपने आप तो वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो उसको आप अपने हिसाब से खुद चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या रहेगा, ट्रीटमेंट वेरिएबल रहेगा। कंफाउंडिंग तो वैसे ही मैंने आपको, अगर आपने वो देखे हो मेरे रिसर्च एप्टीट्यूड की 6 वीडियोस मैंने जो बनाई थी डिटेल में, जो आपके रिसर्च एप्टीट्यूड को भी कवर करता है पेपर 1 में, प्लस आपके जो रिसर्च ऑफ एजुकेशन यूनिट है 6 यूजीसी नेट पेपर 2 की एजुकेशन की, सो उसके लिए भी जरूरी। वहां पे हमने एक कंफाउंडिंग वर्ड पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो। सो इसका मतलब एक तरीके से क्या था, कंफ्यूजन क्रिएट करना। तो अपने आप चीजें चेंज हो रही हैं, हम चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खुद इन्वेस्टिगेटर जो है, रिसर्चर जो है, वो चेंज कर रहा है। सो ये ट्रीटमेंट वेरिएबल रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है, if the distribution of scores obtained by a group of examinee on a test is skewed negatively। so एक नेगेटिव स्क्यूनेस होती है, एक पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है। ठीक है, देखिए ये तो मैं आपको अगर बताऊं तो सही से बन जाए बस ये। हाँ, ये क्या रहेगा, एनपीसी रहेगा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसमें मीन, मीडियन, मोड इक्वल होते हैं। ठीक है, एक हमारा रहेगा ये पॉजिटिवली स्क्यूड और एक रहेगा ऐसे करके नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है जी, ये पॉजिटिवली को आप इस तरीके से ले लीजिएगा, एक सेकेंड, ये इस तरीके से। सो यहां पे क्या रहेगा, मोड, देन मीडियन, नहीं हाँ, मोड, मीडियन एंड मीन। ठीक है, ऐसे ये जो नेगेटिवली स्क्यूड है इसमें क्या रहता है, मोड, इधर मीडियन और इधर मीन। ठीक है, सो हमें इस नेगेटिवली की बात करनी है। तो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनी क्रॉस्ड द पासिंग कट स्कोर ऑफ द टेस्ट। सो हम यूजुअली क्या करते हैं कि अच्छा मीन से क्रॉस हुआ या नहीं। सो ये मीन है, मीन से तो बहुत ज्यादा बच्चों के ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार एक क्लियर सा बना देती हूँ ग्राफ, आई होप आपको समझ आ जाए। हम नेगेटिवली स्क्यूड का ही बना लेते हैं, ये है। ठीक है, बिल्कुल शार्प इंक्रीज और डिक्रीज रहेगा। ये मीन, मीडियन और लास्ट वाला मोड, मीन, ध्यान रखिएगा, आई होप आपको समझ आ रहा हो, ये मीडियन और मोड।
ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो ये बोल रहे क्योंकि ये मीन सबसे कम है, उसके बाद मीडियन और मोड जो है वो ज्यादा है इससे, सो मैक्सिमम चीज बच्चों ने जो है वो पास कर लिया है। एवरेज डिफिकल्टी लेवल क्या था, लो था, तभी तो पास कर पाए, राइट। मीन स्कोर ऑफ एग्जामिनी वाज मोर देन द मीडियन स्कोर, नहीं, मीन स्कोर यहां है, मीडियन स्कोर ये वाला है, तो मीन स्कोर से ज्यादा हुआ ना मीडियन स्कोर, सो ये गलत हो जाएगा। द मॉडल वैल्यू वॉज लेस देन मीन, यानी मोड की वैल्यू लेस थी बट मोर देन मीडियन, सो ये तो गलत, ये भी गलत है। सो यहाँ पे ये दोनों चीजें गलत हैं क्योंकि मोड सबसे ज्यादा रहेगा, फिर मीडियन रहेगा और फिर क्या रहेगा, मीन रहेगा, ठीक है जी। और मीन सबसे कम है, यानी कि बहुत सारे लोग उस को टेस्ट को पास कर चुके हैं, प्लस वो एवरेज डिफिकल्टी लेवल उसका क्या था, कम मान लिया गया हमने, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इन्होंने हमसे पूछा है गलत कौन सा है, तो गलत तो यहाँ पे 2 हैं, लेकिन आपको आंसर मिलेगा ये डी वाला, ठीक है। कहीं वेबसाइट्स पे चेक करेंगे तो हो सकता है आपको सी भी मिल जाए। सो गलत ये दोनों ही है हमारे पास, सो देख लीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर ही देंगे ताकि मार्क्स मिल जाए हमें। केस स्टडी मेथड इज मोस्टली इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। सो केस स्टडी मेथड कौन से रिसर्च डिजाइन में ज्यादा यूज, मतलब मोस्टली इन्वॉल्व रहता ही है, ठीक है। सो वो एथनोग्राफिकल डिजाइन में रहेगा, क्योंकि केस स्टडी में हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं और एथनोग्राफी में भी हम किसी के कल्चर के बारे में वहां जाके देख के इन डेप्थ ही एक तरीके से वो स्टडी हो जाती है। सो मोस्टली क्या रहेगा, केस स्टडी एथनोग्राफी में इन्वॉल्व रहेगा। Which of the following statements define the basic philosophy, theory and practice of teaching children according to critical pedagogy? So critical pedagogy का concept भी मैंने आपको करवा रखा है, किसने दी, क्या रहा, कैसे हुई, क्या मतलब होता है, देख लीजिएगा उसको एक बार। So critical pedagogy के according अगर हम देखें तो basic philosophy, theory और practice of teaching children क्या रहेगी? Emphasis on concept, compassion, kind-heartedness, healthy dialogue to ensure children's well-being and social development. अच्छी बात लग रही है। Questioning dominant beliefs, world views about knowledge and learning, डिस्कवर करनी है हमें चीजें, डीपर मीनिंग, रूट कोज क्या है फिनोमिना का, उनके बारे में। मल्टीकल्चरल नीड्स जो हैं उनको एक्सेप्ट करके एक कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट हम बनाएंगे सभी चिल्ड्रन के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ कल्चरल एंड सोशल ओरिजिन। चैलेंजेस ट्रेडिशनल बिलीव्स अबाउट नॉलेज, लुक फॉर अल्टरनेटिव्स, क्रिएट नॉलेज थ्रू थॉट्स, एक्सपीरियंस एंड डायलॉग। तो देखिए बातें तो सारी अच्छी हैं, लेकिन क्रिटिकल पेडागोजी का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए इसके लिए। सो क्रिटिकल पेडागोजी किस चीज पे फोकस कर रही है कि एक्सप्लोर करने पे, खुद चीजें सीखने पे, जो चीजें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उन पे आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, खुद सीख रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। सो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। क्रिटिकल पेडागोजी का कॉन्सेप्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। An engineering company wants to recruit fresh graduates for its specific nature of work. तो कंपनी ने डिसाइड किया एक सिलेक्शन टेस्ट करेंगे। अब वो सिलेक्शन टेस्ट जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा इस पर्पस के लिए, ठीक है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनालिटी असेसमेंट। तो पर्सनालिटी असेसमेंट में सिर्फ पर्सनालिटी चेक होगी, जिसको हम कई बार इंटरव्यू भी बोल देते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होंगी, कॉग्निटिव लेवल की स्किल्स जो है उनको चेक करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट में कि कितनी आपको उस स्किल की या नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में भी सेम चीज रहेगी किसी तरीके से। सो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, अगर आपने कभी मान लो मास्टर्स की है या कोई कंपनी आपके यहाँ टेस्ट लेने आई है, सो आपने देखने को मिला होगा कि उसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या रहेगा, कैंडिडेट की कॉग्निटिव एबिलिटी और पर्सनालिटी को जानने के लिए। मेंटल एबिलिटी टेस्ट मोर ये जो और कॉम्प्रीहेंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं उनके बारे में कि कैसे आप अप्लाई करते हैं उन चीजों को जो आपको आती हैं, सोल्व कैसे करते हैं आप प्रॉब्लम को, तो वो सारी चीजें रहेंगी मेंटल एबिलिटी की। अचीवमेंट टेस्ट में हम डेवलप्ड स्किल और नॉलेज देखते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट में हम ह्यूमन पर्सनालिटी को देखते हैं। Portfolio assessment technique as a part of pedagogical practice is used for the purpose of evaluating students and involves recording. किस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं ये, लर्निंग आउटकम्स को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, एक तरीके से ये भी इवेल्युएशन ही हुआ। रेडीनेस फॉर एन इम्पेंडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, की आने जो कॉम्पिटिशन का एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्या उसके लिए रेडी है या नहीं।
laboratory work after the end of the semester, progress in learning and performance over a period of time. So ये पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक में प्रोग्रेस चेक की जाती है कि कितने टाइम तक, मतलब तब से लेके अब तक क्या क्या प्रोग्रेस हुई है आपकी लर्निंग में, आपकी परफॉर्मेंस में. सो क्या चीज एनहेंस हुई, कम हुई, उन चीजों को हम देखते हैं. फ्लेंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस ये भी मैंने करवा रखा है. फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन इन द क्लासरूम एज अ फीडबैक मैकेनिज्म इसको यूज करते हैं. इसमें क्या चीजें आती हैं? नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, ओनली verbal behavior of teacher in the classroom, verbal behavior of teacher and students, verbal and non-verbal behavior of teacher and student. So देखिए non-verbal behavior को तो ये include ही नहीं करता, ठीक है, तो ये तो हट गया. सिर्फ वर्बल बिहेवियर को इंक्लूड करते हैं. और वर्बल बिहेवियर में अगर आपको वो 10 कैटेगरीज याद हो तो उसमें टीचर टॉक, प्यूपिल टॉक, रिस्पॉन्स, इनिशिएशन, साइलेंस, वो सारी चीजें हैं. सो वो स्टूडेंट और टीचर दोनों के वर्बल बिहेवियर पे फोकस करता है. मैंने आपको ये भी करवा रखा है कि कौन सा इंटरेक्शन एनालिसिस वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को इंक्लूड करता है. उस इंटरेक्शन एनालिसिस का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे. इसका आंसर सी हो जाएगा. The system of objective analysis of written or spoken verbal communication is known as. So इसमें भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे आप वर्बल का कर रहे हैं या इसमें तो चलो रिटर्न का और स्पोकन दोनों का पूछ लिया, बेसिकली वर्बल ही हो गया ये एक तरीके से. सो ये इंटरेक्शन एनालिसिस होते हैं जो कि फ्लेंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस हमारे सिलेबस में है, प्लस गैलोवे का इंटरेक्शन एनालिसिस हमारे सिलेबस में, दोनों ही मैंने करवा रखे हैं. तो एक बार देख लीजिएगा. आंसर ए हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट इंडिकेट्स द इंटेंट ऑफ अ क्वालिटी रिसर्च. सो क्वालिटी रिसर्च के बाद जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, सो कौन कौन से इंडिकेटर्स यहाँ उसको सजेस्ट करते हैं, बेटर है, कौन सी टर्म्स, ठीक है. सो देखिए क्वालिटी की बात आ गई तो हम एक्सप्लोरेशन वर्ड को हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है. सो एक्सप्लोर हो गया, आपको समझ आएगा तभी तो आप एक्सप्लोर कर पाएंगे. पहले आपको समझ आना जरूरी है, आपका एक्सप्लोर करना जरूरी है और आपको वो इंटरप्रेट करना आना जरूरी है. सो ये तीन तो फॉर श्योर रहेंगे, ए डी ई. सो बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा. सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस. अगर आपको समझ आए हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, सो इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा. जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ वीडियो के बीच में उनका आंसर देने की ट्राई कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि उससे क्या हो जाए, आपको ध्यान रहे. बिकॉज मेरे कमेंट कम हो ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता और कोई फायदा भी नहीं होना इन चीजों से, बट पॉइंट ये है कि आपको याद हो जाएगी वो चीज, ठीक है. सो ध्यान रखिएगा इन चीजों का. एंड एग्जाम आ रहा है, फटाफट पीवाईक्यूज कवर करने की कोशिश कीजिए, जितने मैंने करवाए हैं एटलीस्ट उतने तो. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग.